Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग को पता है कि हम करेंटली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक में। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का रेलेवेंस, उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? The electron displacement effects are mainly used to determine the relative stability of various reaction intermediates. जब भी हम एक कोवेलेंट बॉन्ड को फिशन करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो it can undergo two types of fission, the homolytic bond fission and the heterolytic bond fission. And these type of fission result in the formation of certain reaction intermediates, जो तीन तरह के होते हैं, free radicals, carbocations and carbanions. वैसे तो ये तीनों ही अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इनमें से वेरियस रेडिकल्स, वेरियस कार्बोकेटायंस और वेरियस एनायंस की रिलेटिव स्टेबिलिटी की कंपैरिजन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करा था। तीन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, द इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स करवाया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव के डिफरेंसेस भी हम लोगों ने डिस्कस करे थे। मैं पहले आपको वो रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, अनलाइक द प्रीवियस टू इफेक्ट्स, जो हमने सबसे पहले दो इफेक्ट्स पढ़े थे ना, द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द इंडक्टिव इफेक्ट, वो परमानेंट इफेक्ट्स थे। वो किसी अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करते कि कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगी। वो तो कोई अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए मॉलिक्यूल के पास, इफ देयर इज अ क्लोरीन अटैच्ड टू अ मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन की नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ही करेगा, माइनस आई के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींचेगा। या अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो प्लस आई के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा आगे की तरफ रिलीज कर देगा। तो परमानेंट इफेक्ट्स वो होती हैं व्हिच कीप्स ऑन ऑपरेटिंग इन द मॉलिक्यूल एट एनी मोमेंट। किसी भी मोमेंट पे, चाहे मॉलिक्यूल आइडियली बैठा हो या मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, मॉलिक्यूल्स में जब हर वक्त कोई इफेक्ट ऑपरेट होता रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हर वक्त चलती रहती है, तो उसे परमानेंट। लेकिन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, दैट वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दैट वाज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको कोई इफेक्ट इस समय चलता हुआ ऑपरेटिव नजर नहीं आएगा, ना आपको कोई इंडक्टिव इफेक्ट का सोर्स इसमें अराइज होता हुआ दिखेगा। इंडक्टिव इफेक्ट किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से होता है, जो इसमें है ही नहीं। इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम्स पे होता है, या तो कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल, ये वैसा भी नहीं है। लेकिन इसमें बेशक अभी कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट परमानेंट इफेक्ट तो नहीं चल रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ टेम्परेरी इफेक्ट अराइज करा जा सकता है अगर इसके पास कोई अटैकिंग स्पीशीज आए तो। मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए इसके पास कोई पॉजिटिव स्पीशीज आती है लाइक H पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव स्पीशीज जब किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास आती है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एक एंड से जब धीरे धीरे उसके पास पॉजिटिव लाओगे, तो ये पॉजिटिव इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर भी चार्ज सेपरेशन को इंड्यूस कर देगा। इट विल डेवलप अ चार्ज सेपरेशन इनसाइड। इसके अंदर चार्जेस तो है, लेकिन ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि वो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी जगह पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी। सो दैट्स व्हाई द एंटायर मॉलिक्यूल सीम्स टू बी न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव धीरे धीरे इसके पास आएगा, तो इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को दूर रिपेल करेगा। तो इसके पास आने की वजह से, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे अट्रैक्ट होगी, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये हेटेरोलिटिकली टूट के इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच करेंगे, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव चीज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन पे आ जाएंगे, द कार्बन विल बिकम नेगेटिव, और जैसी कार्बन नेगेटिव होगा वो H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये था प्लस E इफेक्ट, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट which involve the displacement of pi electron towards the attacking reagent. लेकिन अगर सामने से कोई नेगेटिव अटैकिंग स्पीशीज आती, सपोज Cn नेगेटिव, तो जैसे जैसे नेगेटिव इसके पास आएगा तो आपकी बार इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करेगा। तो इसके रिपल्शन की वजह से द पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट दिस टाइम, ठीक है। और जैसे ही ये इधर जाएंगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव चीज उस पर ही अटैक कर देगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इन एरो से भी नोट कर रहे होंगे और आगे भी देखना, मैं जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना, एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं कि ये जो एरोज हम बनाते हैं ना, एक चीज का दूसरी चीज पे अटैक दिखाने के लिए, ये एरोज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए जाते हैं, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनाए जाते। कभी भी, आप कभी भी देख लेना, मैं किसी भी रिएक्शन में कोई अटैक अगर दिखाऊंगा ना कि एक चीज दूसरे पे अटैक करने गई, तो मैं नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ अटैक दिखाऊंगा। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड।
फर्क उससे कोई नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव से नेगेटिव भी दिखा लोगे तब भी जुड़ेंगे तो वही दो चीजें। लेकिन एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक में कि द अटैक, द एरो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम अ नेगेटिव एंड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब की बार देखिए Cn नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और आपको पता है क्योंकि अब की बार द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन, तो इसे हम नाम देंगे माइनस ई इफेक्ट। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्लियर हो गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में हमने कुछ डिफरेंसेस भी अकाउंट करे थे, मेरे ख्याल से 4 डिफरेंसेस हम लोगों ने लिखे थे। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी। एक डिफरेंस हमने ये भी लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑलवेज रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा ही नहीं तब तक ये डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट भी नहीं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे मान लीजिए ये इंडक्टिव इफेक्ट है CH3 CH2 Cl, तो ये क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्शियली ही तो अपनी तरफ खींचेगा ना, कंप्लीटली थोड़ी ना खींचेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना ये बॉन्ड टूट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे चले गए। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, सिर्फ इसके पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। बॉन्ड टूट ही जाता है, इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे जाके बैठ ही जाते हैं। सही है। और एक डिफरेंस हमने ये भी देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मेसोमेर इफेक्ट या रेजोनेंस जिसे बोलते हैं। दिस इज द सेम रेजोनेंस जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, इसलिए डेफिनेशन भी वही लिखवाई थी मैंने आपको। It is the existence of a molecule in more than one structural forms so that no structure alone can completely justify all the properties of the molecule, but a resonance hybrid of all those structures can suitably justify all the properties of the molecule. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो कभी किसी स्ट्रक्चर से और कभी किसी स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अलग अलग बुक्स भी ओपन करोगे ना, तो बुक्स में भी किसी बुक में कोई स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा, किसी बुक में कोई स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा। अब वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वाज बेंजीन। बेंजीन आपको किसी बुक में ऐसी लिखी हुई मिल सकती है जिसमें डबल बॉन्ड इन जगह पे दिखाए गए हो जो मैंने दिखाए हैं, और किसी दूसरी बुक में बेंजीन ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों गलत है, ये दोनों ही सही है। दे आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बट दे आर नॉट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ये बेंजीन को 100% जस्टिफाई नहीं कर रही। बेंजीन इस स्ट्रक्चर में सिर्फ कुछ ही देर के लिए रहती है, बाकी के कुछ टाइम के लिए वो इस स्ट्रक्चर में भी रहती है। तो इस स्ट्रक्चर में रह के वो कुछ परसेंट प्रॉपर्टीज जस्टिफाई करती है, इस स्ट्रक्चर में रहने की वजह से भी कुछ प्रॉपर्टीज जस्टिफाई करती है, लेकिन जो एंटायर प्रॉपर्टीज है बेंजीन की, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर सके, वो इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म का एक हाइब्रिड होता है जिसमें हम एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस और भी मॉलिक्यूल्स में होता है। एक खाली बेंजीन रिंग, एक खाली मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जिसके ऊपर कुछ नहीं लगाया आपने, उसकी सिर्फ दो ही कैनोनिकल फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए एक ही बार में तीनों बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा दें तो यही पोजीशन जो एक बार में चेंज हो रही थी अब 5 बार में जाके चेंज हो, 5 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यही दो कैनोनिकल फॉर्म्स। उसके लिए पहले आपको यह समझाया था कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती हैं। देयर वर 2 कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की 2 कंडीशंस होती हैं। याद है आप लोगों को या आपको कॉपी में देखना पड़ेगा तब याद आए? याद है आपको त्रिषा? क्यों आपको याद है कोई एक कंडीशन? देखिए ध्यान से पढ़ा करिए, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो याद बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं होती, वो याद ही रह जाती। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अ डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है याद रखने में। एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल वाला पैटर्न होना चाहिए, या फिर अ डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद अ लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर वाला पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे आपको दो डबल के बीच में एक सिंगल नजर आ जाए, वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल सिंगल और लोन पेयर नजर आ जाए, वो भी रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा। ठीक है, अब एक अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अ डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लोरीन लगा देते या कोई भी ऐसा ग्रुप लगा देते जिसमें लोन पेयर होता, तो फिर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती। अ डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अ लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, दो कंडीशन एक साथ आ गई। अब ये दोनों कंडीशन इंटरफेयर भी करेगी और इनके इंटरफेरेंस की वजह से ही 5 कैनोनिकल फॉर्म्स जाके बनती थी।
मैंने आपको क्लास में शायद क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस और फिनॉल का रेजोनेंस करवा दिया था और आपको एनिलीन खुद ट्राई करने के लिए बोला। करा आप लोगों ने या वो भी नहीं करा? करे यहाँ पे जितने लोग बैठे सबने करा? निश्चितार ने करा? रजिस्टर खोल के नहीं देखते घर जाके? आप जब करोगे नहीं प्रैक्टिस तो कैसे आए? देखिए बाकी सब लोगों ने एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया। यस सर। चलिए मैं एक बार बनाता हूँ और उस एनिलीन में मैंने आपकी बार शायद आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस NH2 ऊपर ना लगा के मैंने शायद साइड में कहीं लगा के दिया था। तो मैं आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने कहां पे दी होंगी, बट लेट अस कंसीडर दीस पोजीशंस। ये वाली पोजीशंस कंसीडर करते हुए मैं आपको रेजोनेंस कंटिन्यू कर दिखा रहा हूं। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं ये कौन से आर के एग्जांपल्स हैं, प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर बताया था सब लोग। देखिए ये याद रखिएगा, हर वो मॉलिक्यूल, हर वो स्पीशीज जो रिंग के ऊपर लोन पेयर कंटेन करती है, इफ रिंग के ऊपर लगी हुई स्पीशीज पे लोन पेयर है तो वो प्लस आर का एग्जांपल है। माइनस आर तो मैं आज करवाऊंगा आपको, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लस आर। इसमें क्या होता है आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना रिंग में जाने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर पहले यहां जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अगर लेकिन अभी बनाना नहीं है, ये जिस स्ट्रक्चर में कर्व्ड एरो आएगा उससे अगले स्ट्रक्चर में उस एरो की चेंजेस नजर आएंगे। यहीं पे मत बना देना डबल बॉन्ड, ये सिर्फ इमेजिन करना है कि ये जाने वाला है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और जैसे ही ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इसकी इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑर्थो याद है? ऑर्थो पोजीशन कोई भी ग्रुप जो लगा होता है उसके बिल्कुल एडजेसेंट वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है? तो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। पहले तो वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं जिन्हें हमने टच ही नहीं करा, ये और ये। यहां डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन, ठीक है? फिर अगले स्टेप में ये नेगेटिव यहां जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां डबल बॉन्ड बना तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, बिल्कुल ग्रुप के सामने वाली पोजीशन को पैरा बोलते हैं, ठीक है? सो अगला स्ट्रक्चर ये बनना था, ये बॉन्ड ऐसे थे और देखो ये वाला बॉन्ड बन गया आपकी बारी। दिस इज द न्यू बॉन्ड जो अभी अभी बना इस नेगेटिव के यहां पे जाने से, और यहां डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और इस कार्बन पे है आपकी बार नेगेटिव, ठीक है? उसके बाद ये नेगेटिव यहां जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा और यहां डबल बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगली वाली ऑर्थो पोजीशन पे इस ग्रुप के बराबर वाली पोजीशन ऑर्थो है, ठीक है? सो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये बॉन्ड हमने पहले बना लिया था, ये वाला बॉन्ड अभी बना नया, और यहां पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। एंड फाइनली अब ये ऑर्थो पोजीशन से यहां जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी फिर ज्यादा हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड टूट के वापस इधर चला जाएगा, और अब की बार आपको फिर से NH2 विद लोन पेयर मिल जाएगा और अंदर के तीनों बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे फिर से, लेकिन बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो क्लियर है आपको? ये सारे एग्जांपल्स जिन्होंने नहीं बनाया था जल्दी से बना लीजिएगा, फिर मैं इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके बाद हम प्लस आर इफेक्ट के एग्जांपल्स देखेंगे। दिस इज माइनस आर, सॉरी दिस इज प्लस आर, माइनस आर देखेंगे। हाँ आपके बैच में नहीं, आप इस वाले बैच में क्यों आ गए? ये तो 11th का बैच चल रहा है। ओहो इशिता, दैट वाज अ कंफ्यूजन। वो एक दूसरी इशिता थी जिसने न्यू ज्वाइन करा। हाँ नहीं, मैं समझ गया इशिता। मेरे पास ना 3 इशिताएं हैं, है ना? आई गॉट कंफ्यूज्ड। मेरे को वो दूसरी इशिता थी, उसके लिए मैंने मैसेज करा था और वो गलती से आपको कर दिया। आप कहीं दूर रहते हो बहुत, तो आप चले जाओ। ये तो 11th का बैच चल रहा है सर। यस रचित सर आपने होमवर्क में दूसरा स्ट्रक्चर दिया था सर। कौन सा दिया था रचित? सर जो इसमें फाइनल आ रहा है ना सर, वो कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर। मैंने आपको बोला ना, मुझे याद नहीं था कि डबल बॉन्ड मैंने कौन सी पोजीशन पे दिए थे
हो सकता है मैंने यहाँ पे दिया हूं तो उससे आपका फाइनल आंसर में यहाँ पे आ जाएंगे। बट आपको पैटर्न समझ में आ गया ना रचित? यस सर, करेंगे कैसे? यस एंड सर, एवरीबॉडी एल्स, बाकी सब लोगों को समझ में आया रेजोनेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो देखिए अगर आप सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया तो नाउ विल स्टार्ट विद द माइनस आर, लेकिन आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा अगर मैंने नहीं लिखवाई थी लास्ट क्लास में। All the above three examples are the case of all the above three examples are the case of plus R effect। ठीक है, लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। All the above three examples are the case of plus R effect। अब तक मैंने जो 3 एग्जांपल्स करवाए, द क्लोरोबेंजीन, फिनॉल एज वेल एज एनिलीन। देखो इसे एनिलीन कॉमन नेम में बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज अमीनोबेंजीन। अमाइन ग्रुप होता है ना ये, सो दिस इज अमीनोबेंजीन, बट कॉमनली इट इज नोन एज एनिलीन। अब जैसे ये आप लोगों ने सुना हो, आपको मालूम है रिंग के ऊपर CH3 को वैसे तो मिथाइल बेंजीन बोले, मिथाइल बेंजीन, लेकिन आप सब लोगों ने इसका कॉमन नेम सुना होगा टोलुइन। सुना है या नहीं? सुना ही Yes. नहीं? यस टोलुइन। देखो आप में से काफी लोग इसे टोलिन कंसीडर करते हैं, टोल्यूइन, TOLU, टोल्यूइन, तो टोल्यूइन होता है। सो ऐसे कॉमन नेम्स आपको करवाऊंगा मैं बीच बीच में, जब हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक हमारी प्रोसीड करेगी। ये वाला चैप्टर नहीं, इससे अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन, उसमें हम इस तरह के कॉमन नेम्स अलग से करेंगे। सो NH2 इज कॉमनली कॉल्ड NAD, रिंग के ऊपर NH2। तो आपने लिख दी है लाइन कि ऑल द थ्री above three examples of the cases of plus R effect। अब मैं आपको माइनस R effect का एग्जांपल करवाता हूं। साथ में नोट मत करिएगा, सिर्फ देखिए समझिए चीजों को। हेडिंग डाल लीजिए रेजोनेंस इन नाइट्रोबेंजीन। resonance in nitrobenzene। कैन यू एक्सपेक्ट कि नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, बेंजीन के ऊपर NO2, NO2 इज द नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो देखिए बेंजीन ड्रॉ कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ देखिएगा दिस इज बेंजीन एंड दिस इज NO2। एंड यू नो कि NO2 के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। इस NO2 को अगर मैं ओपन करूं, एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखाऊं, तो ये ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग से बनता है, बट दैट शेयरिंग इज नॉट अ म्यूचुअल शेयरिंग। यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के? नाइट्रोजन के। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के होंगे, नाइट्रोजन उसे फ्री में ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ एरो ये शो कर रहा है कि इसमें शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन ने दिया है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन ने दिए हैं, ऑक्सीजन तो बस फ्री में शेयर कर, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको मैं बता दूं नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। कैन यू टेल मी नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देख के बता दो। 5। उन 5 में से काउंट करो इसने कितने बॉन्डिंग में यूज कर लिए और कितने फ्री बचे होंगे, काउंट करिए। सब लोग बताओ कितने बॉन्डिंग में यूज हो गए? 5। सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज हो गए। आप देखो ऊपर डबल बॉन्ड रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर शेयर हो गए, एक ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया, 2 यहां पे दोनों ही इसने दिया नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, और जब इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये पहले की तरह प्लस आर नहीं कर सकता, क्योंकि प्लस आर पिछले वाले सभी केसेस में ऊपर का लोन पेयर नीचे आता था, लेकिन अब तो लोन पेयर ही नहीं है, तो अब ये प्लस आर नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्री ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा, दैट वुड बी माइनस।
पहले कंडीशन थी, देखो मैं इसे एक बार फिर ओपन करके बनाता हूं। पिछले वाले तीनों केसेस में कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड वाज इन कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर, लेकिन अब कंडीशन है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल। अंदर के डबल बॉन्ड आपस में तो कॉन्जुगेटेड है ही, लेकिन अंदर का डबल बॉन्ड बाहर वाले डबल बॉन्ड से भी कॉन्जुगेटेड है, तो ये बाहर वाला डबल बॉन्ड भी इंटरैक्ट करेगा इनके साथ। अब कैसे करेगा वो ध्यान से देखिए। अब मैं स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं, साथ में ड्रॉ मत करिएगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। देखिए सबसे पहले स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाए, क्या हो रहा है? इस एरो से क्या पता चल रहा है? इस एरो से ये पता चल रहा है ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। दिस इज 1, दिस इज 2। कार्बन नंबर 1 2 के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, लेकिन n के साथ बनाएगा। कार्बन नंबर 1 2 के साथ तो बॉन्ड तोड़ देगा, लेकिन ऊपर n के साथ बना लेगा, तो कार्बन 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने नीचे से तोड़ा ऊपर से बना लिया, लेकिन 2 की वैलेंसी तो कम हो जाएगी और n की ज्यादा हो जाएगी। सही है? तो आप देखिए ये n क्या करेगा, अपने ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि वो नीचे से बना रहा है। तो देखिए अगला स्टेप समझ में आया कि नहीं बताइए। ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज है, इन्हें तो हमने टच नहीं करा। यहां पे डबल बॉन्ड n, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो समझो पहले चीजों को, जब ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर चला गया तो इस कार्बन की तो वैलेंसी कम हो गई, उससे दूर चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे तो आएगा पॉजिटिव। यहां डबल बॉन्ड कैसे आया वो समझ में आया, और ये वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे तो वो भी नेगेटिव आ गया। सब लोग बताइए ये पहला स्ट्रक्चर समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अब देखो जैसे हमने पिछला वाला जो प्लस आर देखा था ना, उस प्लस आर में हर स्ट्रक्चर में 2 कर्व्ड एरोज बनते थे। अनलाइक द प्लस आर, माइनस आर वाले केसेस में हर स्ट्रक्चर में एक ही कर्व्ड एरो बनेगा। यहाँ पे 2 एरोज नहीं बनेंगे, एक ही एरो बनेगा। देखिए अब इस समय ये कार्बन नंबर 2 है, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो कार्बन नंबर 3 क्या करेगा, 4 के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और 2 के साथ बना लेगा। कार्बन नंबर 3 नीचे से बॉन्ड तोड़ के ऊपर से बना लेगा, तो ये क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये बॉन्ड एज इट इज है, यहां पे बॉन्ड आ जाएगा, और वो पॉजिटिव जो जहां था वो 4 पे आ जाएगा। ऊपर n, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सब कुछ एज इट इज। क्या ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? कार्बन नंबर 3 ने क्या करा, 4 के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, 2 के साथ बना लिया, तो 2 की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 4 की इनकम्प्लीट हो गई, तो जो चार्ज 2 पे था वो 4 पे आ गया, यानी कि जो ऑर्थो पे पॉजिटिव था वो पैरा पे पॉजिटिव आ गया। अब इसकी हेल्प करने के लिए कार्बन नंबर 4 क्या करेगा, कार्बन नंबर 5 क्या करेगा, 6 के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और पिछले वाले के साथ बना लेगा। देखो आपको याद है मैंने ये हो क्या रहा है, दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी एक जगह पे पॉजिटिव आ गया तो वो अनस्टेबल हो गया, लेकिन अगर वो पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए यहाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ, 4-5 लोगों पे बांट दिया जाए तो पर यूनिट हेड वो पॉजिटिव कम हो जाता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव को डीलोकलाइज कर रहा है। वो पॉजिटिव जो पहले यहाँ था वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया, अब वो यहाँ चला जाएगा। अब आप देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव अगले वाले ऑर्थो पे चला जाएगा। तो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, यहां पॉजिटिव और ऊपर डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एज इट इज। ये वाला स्टेप भी समझ में आया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप। अब की बार इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई, देखो दूसरे कलर से बना रहा हूं, अब की बार इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आएगा, जो नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना वो वापस टूट के अंदर आ जाएगा ताकि अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, और जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये नेगेटिव वापस यहाँ पे आके डबल बॉन्ड को रीजनरेट कर देगा और अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ये, जिसमें अंदर के डबल बॉन्ड वापस रीजनरेट हो गए, यहाँ पे सब कुछ एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो अल्टीमेटली अंदर जो 3 बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो रीजनरेट हो गया, लेकिन अंदर के डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई यहां से वहां तक। सो बताइए इसे बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यस सर। आप इसे ड्रॉ करिए, फिर हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। कौन आ गया ना वापस नीचे, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया ना, पॉजिटिव तो खत्म हो गया ना जब इलेक्ट्रॉन आ गए थे। पहला स्ट्रक्चर बोर्ड पे से देख के बनाओ, उसके आगे के स्ट्रक्चर्स जस्ट ट्राई के आपसे बिना देखे बन पा रहे हैं कि नहीं बने तब आप बोर्ड पे देखिएगा।
शुभगा, Yes, sir. शुभगा आपने अपने स्कूल में तो पढ़ा हुआ है ना, ये आपको Yes, थोड़ा sir. बहुत समझ में आ रहा है? आ रहा है Yes, समझ में sir. कुछ? Yes, sir. रणवीर क्लियर है आपको? यस सर, पार्थ? क्लियर है ये वाला। ओके, अभिराज कोई डाउट? नो सर। नोट करके बता दीजिएगा। करा नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड। आप हेडिंग डालो स्ट्रक्चर, मैं बताऊंगा आपको क्या लेकर चलना है और वहां से आप लोग खुद ट्राई कीजिए। बेंजल्डिहाइड, कैन यू एक्सपेक्ट क्या होगा बेंजल्डिहाइड? रिंग के ऊपर CHO एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए C डबल बॉन्ड OH, स्टार्ट करिए, क्या करेंगे सब लोग खुद ट्राई करो। इस यहां से स्टार्ट करते हुए सब कुछ वैसा ही है जैसे इसमें। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो देयर इज नो डिफरेंस, आप बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करते जाओ।
Done, sir. ओके, किसी को प्रॉब्लम आ रही है बनाने में? एनीबडी? No, sir. ओके, चलिए मैं बनाता हूं, आप चेक करिएगा। सबसे पहली मूवमेंट ये होगी कि रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग और ऊपर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए मूव करेंगे, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां जाएगा। पहले स्ट्रक्चर में 2 कर्व्ड एरोज आएंगे, सिर्फ पहले में। उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में एक एक कर्व्ड एरो आएगा। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और पॉजिटिव यहां, डबल बॉन्ड CH, O नेगेटिव। और फाइनली इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां डबल बॉन्ड बना तो ये नेगेटिव वापस नीचे आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अंदर के डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो चुकी है, एल्डिहाइड रीजनरेट हो चुका है। दिस इज रेजोनेंस, द माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर में रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर मूव करती है, प्लस आर में ऊपर वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे मूव करती है। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बताइए, सबको क्लियर है? Sir. सोनम, आदित्य, अखिला, Sir. अक्षिता, अलीशा, सबको Yes, क्लियर sir. Yes, है? ओके, sir. सो देखिए दिस वाज द रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमें प्लस आर और माइनस आर के डिफरेंट केसेस देखने थे। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस 2 बेसिक सी चीजें मैं आपको और बता रहा हूं, जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, उन्हें मैं एज अ टॉपिक काउंट नहीं करता, वो जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताई जा रही है। एक हेडिंग डालेंगे। सब लोगों ने नोट ड्रॉ कर लिया? ये कैन आई रेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. अगली हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। पहले तो मुझे बताइए, आपने ये टर्म्स सुनी है या पहली बार सुन रहे हैं? Yes, sir. अगर ऑर्गेनिक आपके स्कूल में हुई है तो डेफिनेटली ये नाम आपने सुने होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। और 12th में तो इस तरह के नाम आपको हर रोज सुनने को मिलेंगे, ठीक है? अभी तो आप पहली बार सुन रहे हैं। एक बार फिर से नीचे एक हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करें। देखो, एक्चुअली दिस न्यूक्लियोफाइल टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स। ये 2 वर्ड्स से मिला के बना हुआ है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। मींस न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, पॉजिटिव, फाइल मींस लविंग। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, दिस इज पॉजिटिव लविंग। अब इसका भी क्या मतलब हुआ पॉजिटिव लविंग? देखो, जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच किसे बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। एक तो हर वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसी पे आता कब आता है? नेगेटिव चार्ज जब कोई स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी ले आती, ठीक है? अगर मान लीजिए Cl पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन तो पोजेस करता ही है, किसी दूसरे का भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आया होगा। तो एवरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। या फिर कई बार न्यूट्रल चीजें भी इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती हैं अगर उनके पास लोन पेयर है, जैसे अमोनिया। अमोनिया, नाइट्रोजन, अभी मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से उसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो 2 फ्री बचे होंगे। ये इसके खुद के ही है, किसी और के नहीं है। दैट्स व्हाई इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया मैंने। लेकिन अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या तो वो होती हैं जो जिन पे लोन पेयर होता है, या फिर वो जिन पे नेगेटिव चार्ज।
और क्या आपको लगता है कि कोई भी पॉजिटिव साइट इनके पास आती होगी, कोई भी चीज अगर इन्हें पॉजिटिव नजर आएगी तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, तो ये नेगेटिव जैसे ही देखेगा कि कहीं पे पॉजिटिव है तो ये इस पे अटैक कर देगा, ये इस पे अटैक करके HCl बन जाएगा। तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव लविंग, ये पॉजिटिव पे अटैक करने की टेंडेंसी रखता है, समझ रहे? इसी तरह से ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर इसे भी कहीं पॉजिटिव नजर आ गया तो ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करके NH4 पॉजिटिव बना देगा, अमोनियम आयन जैसे आप बोलते हो, ठीक है? तो हम बोलेंगे ये भी पॉजिटिव लविंग, सही है? तो न्यूक्लियोफाइल मींस पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल हम किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बोलते हैं which either contain a negative charge or it possesses a lone pair, and because of the presence of those extra electron they have a tendency to attack over the positive side. उन्हें कोई भी पॉजिटिव नजर आता है तो वो पॉजिटिव पे अटैक कर देते हैं, ऐसी चीजों को न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, ठीक है? सो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, बाद में एग्जांपल्स भी लिखेंगे। They are the electron rich species, they are the electron rich species which always tends to attack, which always tends to attack over a positive site, over a positive site, 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 which always tends to attack over the positive site. They can be of two types. पहला लिखिए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, इसके एग्जांपल में आप लिख लीजिए Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज इज अ न्यूक्लियोफाइल। या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, जिन पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा लेकिन उन पे लोन पेयर होगा, वाटर भी इसका एग्जांपल है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मान लो वाटर है H2O, इसके पास लोन पेयर है। अब जैसे ही वाटर के आसपास कोई H पॉजिटिव आए तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस H पॉजिटिव में अटैक कर देगा और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। सुना है कभी आपने H3O पॉजिटिव? या आज पहली बार देख लिया स्पीशीज। H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? सो ये सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज व्हिच टेंड्स टू अटैक एट द पॉजिटिव साइड। समझ में आया एक छोटी सी टर्म न्यूक्लियोफाइल? समझ में आया आपको? सब लोग बताइए। यस सर। अब हम इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं। इस सबको नोट करने के बाद ये वाला एग्जांपल भी नोट कर लीजिएगा, वाटर वाला जो मैंने दिया है आपको। एक एग्जांपल आपको दिख जाना चाहिए कि किस तरह से ये पॉजिटिव लविंग होते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बताता हूं, वो बिल्कुल अपोजिट है इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक नेगेटिव स्पीशीज, और फाइल मींस लविंग, तो बेसिकली ये होगा नेगेटिव लविंग। और नेगेटिव लविंग कौन होगा? दो तरह की चीजें, अगेन दो तरह की चीजें। एक तो हर वो स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव है, जैसे H पॉजिटिव ही ले लो, हर वो स्पीशीज अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक में चार्ज्ड स्पीशीज हमेशा अनस्टेबल होती है। एवरीथिंग टेंड्स टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ। हर वो चीज अनस्टेबल है जिसका या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या चार्ज, तो ये भी अनस्टेबल है। लेकिन ये चाहता तो है कि खुद को स्टेबल बनाए, ये न्यूट्रल बनाना चाहता है ना खुद को, इसलिए कोई भी पॉजिटिव चीज, कोई भी नेगेटिव चीज जिससे नजर आएगी इमीडिएटली उस पर अटैक कर दिया। समझे? इट इज नेगेटिव लविंग, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, एक तो हर पॉजिटिव स्पीशीज नेगेटिव लविंग होती है, वो उस पर अटैक करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकती है, कोई ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट इज स्टिल शॉर्ट ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
आपको याद होगा बोरॉन और बेरिलियम के कंपाउंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते थे, मैंने बताया था। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने 3 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए थे, तो बोरॉन के आसपास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए थे, जबकि होने चाहिए 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये भी बेसिकली नेगेटिव लविंग होगा, ये भी कहीं से चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर और मिल जाए इसे, और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर एग्जांपल्स दूंगा। इलेक्ट्रोफाइल्स में लिखिए, दे आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, they are the electron deficient species which always tends to attack over the negative site, attack over the negative site. They are of 2 types. ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, BCl3, BeCl2, इस टाइप के कंपाउंड्स। So is it clear? न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ टॉपिक टू बी स्टडीड सेपरेटली, ये जस्ट एक बेसिक चीज है जो मैंने आपको अलग से बता दी। हमारा चैप्टर तो वहीं पे खत्म हो गया था जहां रेजोनेंस कंप्लीट हुआ, लेकिन ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं जो आपको जब आप रिएक्शंस करोगे ना, केमिकल रिएक्शंस, तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा ये आइडिया भी दे देता हूँ किस टाइप के रिएक्शंस आप आगे पढ़ने वाले हो और कैसे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। एक हेडिंग डालिए, सम कॉमन रिएक्शन टाइप्स, सम कॉमन रिएक्शन टाइप्स। Some common reaction types. देखिए वैसे तो रिएक्शंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में रिएक्शन 3 ही टाइप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। सुनिए आपने ये 3 नाम, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन। लिखिए एक स्टेटमेंट लिखिए, द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सर रिएक्शन का नाम फिर से बोलिएगा। मैं बोल रहा हूं अभी, वही डिक्टेट कर रहा हूं। द ऑर्गेनिक रिएक्शंस are mainly categorized. The organic reactions are mainly categorized into 3 types. Into 3 types. देखो सबसे पहला होता है एडिशन रिएक्शंस। बहुत कॉमन है। देखिए एडिशन रिएक्शन एक ही टाइप के मॉलिक्यूल पे एग्जिबिटेड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, यहां से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये 2 H है ना, एक H इस कार्बन पे आ जाएगा, एक H इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3।
तो हम इसे एडिशन ही बोलेंगे ना, हमने इसमें से कुछ निकाला तो नहीं, हमने सिर्फ ऐड ही तो करा। जो भी रिएजेंट था हमने उसकी एक स्पीशीज उस पे ऐड कर दी, एक एटम इस पे ऐड कर दिया, बीच का एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड जब भी आप जाते हो तो आप एडिशन करके ही जाते हो। ट्रिपल बॉन्ड पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जिन्हें आप अनसैचुरेटेड बोलते हो उन पे एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन का मतलब है आपने कोई रिएजेंट सिर्फ ऐड करा मॉलिक्यूल पे, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं रिलीज हुआ, कोई बदले में कोई चीज नहीं निकली, ठीक है, पूरा का पूरा रिएजेंट ऐड हो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। कुछ थ्योरी नहीं लिखनी, एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल लिख। सिर्फ आपको बेसिक्स बताए जा रहे हैं, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा आपको बुक में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन टाइप्स होते कितने टाइप के। एडिशन रिएक्शन में वो सब रिएक्शंस आ जाएंगे जिसमें कोई भी रिएजेंट आपका पाई बॉन्ड तोड़ के ऐड हो जाता है। निकल इज अ कैटलिस्ट। आपको मैं तो इसलिए इसकी बात नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा रिएक्शन। दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, पढ़ा है ये नहीं? हाइड्रोजनेशन ऑफ No, sir. हाँ, वो आप देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में तो रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। कोरोना की वजह से जो सिलेबस डिडक्शन हुआ था उसकी वजह से आपके सिलेबस में से कटवा दिया गया। वैसे भी वो सारे टॉपिक कटवा दिए गए थे जो पता था कि 11th में बाद में पढ़ाई दिया जाए, ठीक है। तो ये आपके बुक में तो था 10th में, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी या वेजिटेबल ऑयल्स टू सैचुरेटेड फैट्स में यही होता है कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। निकल यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट तो मालूम होगा आपको क्या होता है, सुना है आपने कैटलिस्ट कभी या नहीं? यस सर। यस सर। देखो कैटलिस्ट की डिटेल्स में जाऊंगा तो बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे। कैटलिस्ट सिर्फ इंक्रीज ही नहीं करते, डिक्रीज भी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बट अभी आप मानकर चलो कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाम से क्या पता चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक चीज हटा के बदले में दूसरी चीज लगा देना। सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CH3CH2Cl। क्या इस मॉलिक्यूल का नाम क्लोरोइथेन है? इज दिस अ क्लोरोइथेन? सब लोग बताइए। यस सर। अगर मैं इसे KCN से रिएक्ट करवाता, ये इस टाइप के रिएक्शंस एग्जांपल्स न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप बताइए क्या KCN एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें K पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव होगा? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम इज पॉजिटिव एंड साइनाइड इज नेगेटिव। और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा लेट मी नो, सब लोग बताइए क्या CN एक न्यूक्लियोफाइल है? इज CN अ न्यूक्लियोफाइल? क्या बताया था मैंने अभी? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो CN पे नेगेटिव है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव लविंग। तो ये CN नेगेटिव जैसे ही देखता है कि यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव है तो ये CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देता है। अब अगर ये CN नहीं यहां से निकल के यहाँ अटैक कर दिया तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन क्या करेगा, बदले में Cl को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे Cl के बदले लग जाएगा CN, ये बन जाएगा CH3CH2Cn प्लस वो जो Cl निकला वो K के साथ KCl बना लेगा। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए Cl नेगेटिव भी तो न्यूक्लियोफाइल था, CN नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन फिर भी CN ने अटैक करके Cl को हटा दिया। इसका मतलब CN ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं जहां पे एक चीज हटा के बदले में कोई दूसरी चीज लगा देते। तो इस टाइप के भी रिएक्शन बहुत देखोगे आप ऑर्गेनिक। ये नोट करिए, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा रेज योर हैंड, हैंड रेज करिए, कौन मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताएगा? अभी सिखा तो मैं चुका हूं, हैंड रेज करिएगा, ऐसा मत बोलिएगा। मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हिंट दे दूं,
कि CN साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके लिए सफिक्स लगती थी नाइट्राइल। अब ये बहुत बड़ा हिंट दिया मैंने, अब आप बताइए इसका नाम, हैंड रेस करिए। फिफ्टी 55 स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, कुछ मेरे सामने भी बैठे हैं, एक भी हैंड रेज नहीं हो रहा। अब उन्हें स्टार्ट हुए। आकांक्षा। सर इथाइल नाइट्राइल। आकांक्षा, इथ के आगे एन, इन या आइन लगाने को बोला था, आयल लगाने सर को नहीं बोला। इथेन नाइट्राइल। आकांक्षा अभी भी गलत हो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो ना, कितने कार्बन की? 1 2 3। सर प्रोपेन नाइट्राइल। हाँ, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। तीन कार्बन की चेन है ना, सो दैट्स व्हाई प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये दूसरा रिएक्शन टाइप भी आपको समझ में आया, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा बताओ, नाम से क्या पता चल रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है, हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है सिर्फ कुछ निकालेंगे मॉलिक्यूल में से, बदले में कुछ लगाएंगे भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आप कुछ हटा लो और बदले में कुछ लगाओ भी ना, तो वैलेंसी नहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी उस कार्बन की जिस कार्बन से आपने कुछ हटा लिया? तो ऐसे अधूरा छोड़ देंगे उसे? नहीं सर, क्या अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, अनस्टेबल नहीं बनेगा। देखो होगा क्या, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अनस्टेबल तो छोड़ेंगे नहीं ना, बिकॉज अनस्टेबिलिटी में तो रिएक्शन रुकता ही नहीं है। रिएक्शन तो रुकता ही तब है जब वो स्टेबल हो जाता है। तो मतलब आप आधा रिएक्शन कर दिखाओगे अनस्टेबिलिटी पे छोड़ दिया तो। देखिए सपोज कीजिए CH3 CH2OH, दिस इज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। इथेनॉल है, सही है। इसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाता हूं। हैव यू एवर हर्ड कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? सुना है कभी आप लोगों ने? नो सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज द वन व्हिच एब्स्ट्रैक्ट वाटर, जिसमें वाटर के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, जो वाटर को खींच लेता है कहीं से। सही है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर निकाल के खुद डाइल्यूट बन जाता है। सही है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? अल्फा और बीटा, ये भी नए कॉन्सेप्ट है, टाइम टाइम पे नई चीजें सीखते रहोगे आप। देखिए कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इज द वन व्हिच हैव अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड ओवर इट, अल्फा। ठीक है। अल्फा के बराबर वाले को बीटा बोलते हैं, फिर गामा बोलते हैं, फिर डेल्टा बोलते हैं और फिर थीटा बोलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, अगर और आगे का आपको उतनी आगे तक याद नहीं रखना, बस अल्फा बीटा याद रखना। कोई भी ऐसा कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा होता है और उसके बराबर वाला बीटा होता है। तो concentrated H2SO4 is a very strong dehydrating agent. It has a very strong affinity for water. तो ये क्या करेगा? अल्फा कार्बन पे से OH और बीटा कार्बन पे से H, यहां से OH और यहां से H निकाल लेगा, यानी कि वाटर निकाल लेगा। उसे तो वाटर नहीं है, उसने जहां OH नजर आया वहां से OH निकाल लिया, यहां से एक H निकाल लिया। तो देखिए एक चीज इस कार्बन पे से निकल गई, एक चीज इस कार्बन पे से निकल गई, दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई। तो इन दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर ली और ये बन गया इथीन प्लस वाटर। अनस्टेबल नहीं बना, लेकिन कुछ अभी भी स्टेबल है। जब एक चीज यहां से निकली और एक चीज यहां से भी निकली तो दोनों कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई ना, तो दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। देखिए सबके 4 बॉन्ड फिर पूरे हो गए, कोई भी अनस्टेबल नहीं है। तो these type of reactions are called the elimination. Concentrated H2SO4 being a dehydrating agent dehydrates the molecule of ethanol, converts it from saturated to unsaturated. सही है। जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे उनमें सब में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे, क्योंकि आप कुछ निकालोगे तो वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो अनसैचुरेशन पे पहुंच जाओगे। ओके, समझ में आया?
आदित्य आपने हैंड रेज करा है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी भी समझ में आई। यस सर। यस सर। यहां पे चाहो तो लिख लो डिहाइड्रेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है, लॉस ऑफ वाटर हुआ है। तो ये जस्ट आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के 3 कॉमन टाइप्स होते हैं। कुछ एडिशन रिएक्शंस होती हैं, कुछ एलिमिनेशन होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन और इनके एग्जांपल्स आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ये चैप्टर तो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है कुछ ऐसी चीजें आपको इस चैप्टर में सिखाई गई जिसके बेसिस पे आपका आगे का ऑर्गेनिक वाला पार्ट चलेगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप इस चैप्टर में आगे भी बहुत कुछ देखोगे। प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स भी हैं, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी हैं। हमारा चैप्टर सिलेबस के हिसाब से यहीं पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्गेनिक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मेरे को इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करवाने थे, लेकिन वो मैं आपको करवाने के बजाय होमवर्क के लिए दूंगा। आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा हूं। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शंस। हेडिंग डालिए। सब लोग पढ़ चुके अपने अपने स्कूल में रेडॉक्स? आपके स्कूल में कितना हुआ है? कौन कौन से? कब है आपके एग्जाम टर्म 1 की? या तो नवंबर में या दिसंबर में हो जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन है वो सब लोग पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शंस? नो सर। कोई तो पढ़ चुका होगा। आशना, आदित्य, अखिल, आपने पढ़ लिया? यस सर, मेरे स्कूल में हो चुका है रेडॉक्स। हो चुका है पार्ट? मतलब मैं आपसे बीच बीच में कुछ चीजें पूछ सकता हूँ ना? नहीं सर, आता नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग डाली होगी आप लोगों ने। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें से भी बहुत सारा सिलेबस आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग पढ़नी है। दैट्स इट, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन पढ़ेंगे। चैप्टर तो उसके बाद भी बहुत सारा दिखाई देगा आपको एनसीईआरटी में, लेकिन वो सब डिलीट होगा। ठीक है, हम सिर्फ बैलेंसिंग पढ़ेंगे। बैलेंसिंग पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। आप सब लोगों को मालूम है कि रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? All such reactions in which the oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction. ये डेफिनेशन तो पढ़ी होगी आपने, सुनी यस होगी। सर। ठीक, सबने सुनी है? इस डेफिनेशन का मीनिंग भी समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले लिखिए डेफिनेशन लिखिए। all such reactions in which the oxidation and reduction takes place simultaneously, in which the oxidation and reduction takes place simultaneously, are called the redox reactions. देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत इजी भी लगती है, लेकिन क्या आपको इसका सही मीनिंग समझ में आ भी रहा है या नहीं वो देखते हैं। All those reactions in which the oxidation reduction takes place simultaneously. ये डेफिनेशन तभी तो समझ में आएगी जब हमें ये मालूम हो कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सही सेंस मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th तक जो डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं, क्या वो यूनिवर्सल होती हैं, क्या वो सब जगह एप्लीकेबल होती हैं, या वो कंडीशनल होती हैं, कुछ ही जगह एप्लीकेबल होती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हेडिंग डालिए। क्या आप सब लोगों ने ऑक्सीडेशन की ये डेफिनेशन पढ़ी है? इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पढ़ी है? यस सर।
या आपने ये पढ़ी है, इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Yes. यस सर। अभी आप कुछ Yes, नोट sir. मत करिएगा, या तो इसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो डेफिनेटली आपने सुनी ही होगी डेफिनेशन। किसी चीज में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, किसी चीज में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हर रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन होती ही होती हो या हाइड्रोजन होती ही होती हो? No, sir. कोई ऐसी भी तो इक्वेशन हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना पूरे रिएक्शन में या हाइड्रोजन हो ही ना पूरे रिएक्शन में और फिर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, इससे तो पता चल रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है ऑक्सीडेशन की। सही है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये बताइए Mg प्लस O गिव्स Mg, क्या यहां पे किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है? Yes, sir. Magnesium. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है डेफिनेटली, बिकॉज मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अच्छा, इसी तरह से H2S गिव्स H2 प्लस S, क्या यहां पे किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है? Yes, sir. S का. किस Yes, चीज sir. का? किस चीज का? सल्फर का। ठीक है, तो सल्फर में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो आपने बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा था, ऑक्सीजन भी नजर आ रहा था। ठीक है, लेकिन टेल मी दिस, H2 plus Br2 gives 2HBr, क्या यहां पे किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। क्या यहां पे किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है? टेल मी, जिन्हें जो लगता है वो बताओ। नो सर, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। देखो, यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पे रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन तो दिख ही रहा है आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, बट आप देख नहीं पा रहे, आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने यूनिवर्सल डेफिनेशन अभी पढ़ी ही नहीं। दीज आर नॉट द यूनिवर्सल डेफिनेशन। यूनिवर्सल डेफिनेशन हम उन्हें बोलते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल, हर रिएक्शन पे, एक अगर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है तो देखकर पहचान लिया जाए। ये रिएक्शन, ये दो डेफिनेशन है ना, इससे आप सारे रिएक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, सारे रिएक्शंस को पहचान नहीं पाओगे, कुछ ही रिएक्शंस को पहचान पाओगे। यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या होती है वो ध्यान से सुनिएगा। लिखो, जो आपने हेडिंग डाली हुई है ना ऑक्सीडेशन की, उसके अंदर वो वाली डेफिनेशन लिखो जो मैं बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन is defined as, oxidation is defined as the loss of electron, कोई बात ही नहीं होता है। Oxidation is defined as the loss of electrons। देखिए, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन, ऑक्सीजन ऐड होती हुई नजर आए या ना आए, हाइड्रोजन निकलती हुई नजर आए या ना आए, इलेक्ट्रॉन का लॉस तो जरूर नजर आएगा अगर चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यूनिवर्सली ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन हेडिंग डालिए, इट इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट वेट करिए। सो रिडक्शन की डेफिनेशन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखा सबने?
Yes. देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन भी मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट दीज आर नॉट द यूनिवर्सल डेफिनेशन। ये कुछ जगह एप्लीकेबल होती है, कुछ जगह नहीं भी होती। जैसे फॉर एग्जांपल Na+Cl gives NaCl। अब इस इक्वेशन में आपको ना ऑक्सीजन नजर आ रहा है ना हाइड्रोजन, तो आपको लगेगा ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। आप देखिए सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल है, इट हैज 0 चार्ज, क्लोरीन भी न्यूट्रल है, इट हैज 0 चार्ज, लेकिन NaCl में Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव है। तो बेसिकली Na ने यहां से यहां तक जाते हुए क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Na का हुआ ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन ने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगो करा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। समझ रहे? मैंने जो थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखी थी, आपसे पूछा था Mg+O gives MgO, ठीक है, आपने बोला था इसमें आपको मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी देखोगे तो भी आपको नजर आ जाएगा, और इनफैक्ट रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। आपको पता है Mg इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, यहाँ पे भी 0 है चार्ज, यहाँ पे भी 0 है चार्ज, न्यूट्रल चीजें हैं। लेकिन जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो एक आयनिक बॉन्ड बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन को दे देगा, तो Mg पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा और O पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, रिडक्शन। तो जो इक्वेशन आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टर्म्स में भी नजर आ रही है, वो भी इलेक्ट्रॉन की टर्म में तो वो भी नजर आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की टर्म में वो भी नजर आ जाएंगी जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन कभी मिसलीड नहीं करेगी आपको, इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन हमेशा सही आंसर बता दी, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में ढूंढते रहोगे तो आपको कुछ रिएक्शंस को देख के पहचान में ही नहीं आएंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन, समझ रहे हैं? सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली डेफिनेशंस को भूल जाइए, मान लीजिए कि आपको कभी पढ़ाई नहीं हुई थी, इतनी अच्छी तरह भूल जाइए, वो कभी काम नहीं आएगी। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन याद रखिए, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एग्जांपल नोट करिए NaCl वाला। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो समझ लीजिए वो रिडक्शन अंडरगो करती है, जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करती है। कर लिया सबने? कोई डाउट? यहां तक समझ में आई चीजें? Yes. Yes, sir. अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही कर रहा है, Yes, sir. बहुत सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए एक और चीज बताता हूँ, जो आपने सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी है चैप्टर की स्टार्टिंग में कि ऑल दोज रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, वो थोड़ी सी मिसलीडिंग सी डेफिनेशन। उससे उस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है बस उसी को रिडॉक्स बोलते हैं, जहां साइमल्टेनियसली नहीं होता उसे रिडॉक्स नहीं बोलते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होते हैं साइमल्टेनियसली ही होते हैं, एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो ही नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ रिडक्शन हो जाए ऑक्सीडेशन ना हो। जब जब ऑक्सीडेशन होगा तब तब रिडक्शन जरूर होगा, जब जब रिडक्शन होगा तब तब ऑक्सीडेशन जरूर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर मैं बोल रहा हूं ना किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो आप खुद सोचिए कहीं से लूज होकर आए होंगे तभी तो गेन करे। ऐसे थोड़ी ना फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल गया कहीं हवा में उड़ता हुआ और गेन कर लिया, कहीं से निकला होगा तभी तो किसी ने गेन करा होगा। तो कहीं ऑक्सीडेशन हुआ होगा तभी तो किसी का रिडक्शन हुआ होगा। या आप मान लीजिए कि किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो कहीं एंटर भी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली तो एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कभी नहीं होती। अगर एक जगह से निकलता है तो दूसरी जगह एंटर भी करता है, समझिए। तो अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई है तो कोई ना कोई चीज रिड्यूस जरूर हुई होगी।
इसका मतलब ऑक्सीडेशन जब होगा रिडक्शन के बिना नहीं हो सकता, और रिडक्शन जब होगा ऑक्सीडेशन के बिना नहीं हो सकता। जब जब होंगे दोनों साथ ही होंगे, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी नजर आ रही है ना जिसमें आपको सिर्फ रिडक्शन नजर आ रहा है, तो आप समझ लो आप गलत हो, उसमें ऑक्सीडेशन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन भी रहा होगा। और अगर आपको किसी इक्वेशन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है, तो आप ढूंढ नहीं पा रहे, रिडक्शन जरूर हो रहा होगा, अगर वो कंप्लीट रिएक्शन। हाँ, इनकम्प्लीट रिएक्शन में हो सकता है, मान लो मैं आपको सिर्फ ऐसी इक्वेशन लिख कर दे दूं, Zn solid gives Zn2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन, मैं बस इतना रिएक्शन लिख कर दे, तो ये रिएक्शन भी पूरा नहीं लिखा मैंने, दिस इज एन इनकम्प्लीट रिएक्शन जिसमें सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ नजर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्री दिखाई दे। इलेक्ट्रॉन फ्री एग्जिस्ट तो नहीं करते। इसे आप बोलोगे, इस रिएक्शन को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ, ये सिर्फ आधा ही रिएक्शन है, या आपको कहीं दिख रहा है कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, बस Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, Cu सॉलिड बन गया, ये भी पूरा रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से, क्वेश्चन तो ये राइज होता है। तो ये सिर्फ रिडक्शन हाफ है, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट रिएक्शन बने, तो इन दोनों को ऐड कर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा Zn plus Cu2 positive gives Zn2 positive plus Cu. Now this is a complete redox reaction. तो एक कंप्लीट रिएक्शन तो रेडॉक्स ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन ना हो रहा हो, या सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो। जब जब होंगे दोनों साथ में होंगे, इंडिविजुअली तो हो ही नहीं सकते। अगर इंडिविजुअली दिखाया भी गया है तो वो समझ लो आधा ही दिखाया गया, पूरा रिएक्शन दिखाया ही नहीं। एक कंप्लीट रिएक्शन हैज टू बी रिडॉक्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब जब ऑक्सीडेशन होता है तब तब रिडक्शन जरूर होता है, और जब जब रिडक्शन होता है तब तब ऑक्सीडेशन जरूर होता है, एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है? क्या इसका मतलब ये हुआ? सब लोग बताओ। जब जब ऑक्सीडेशन होता है तब तब रिडक्शन जरूर होता है, और जब जब रिडक्शन होता है तब तब ऑक्सीडेशन जरूर होता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे बस, हाँ या ना? Yes, sir. नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने बताया आपको, जब जब ऑक्सीडेशन होता है तब तब रिडक्शन जरूर होता है, और जब जब रिडक्शन होता है तब तब ऑक्सीडेशन जरूर होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में से कुछ ना हो रहा हो, ना ऑक्सीडेशन हो रहा हो ना रिडक्शन हो रहा हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? रिएक्शंस की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, रिडॉक्स इज जस्ट वन ऑफ द कैटेगरी, डिकम्पोजिशन इज अनदर कैटेगरी, न्यूट्रलाइजेशन इज अनदर कैटेगरी, कंबशन इज अनदर कैटेगरी। ठीक है, सो रिडॉक्स जस्ट एक कैटेगरी है जहां पे एक चीज लूज कर रही है दूसरी गेन कर रही है, बट ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं कि कोई लूज नहीं कर रहा, कोई गेन नहीं कर रहा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा तो रिडक्शन भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ और हो रहा होगा रिएक्शन। समझ रही है? मैं आपको दूसरे रिएक्शंस के भी एग्जांपल्स दूंगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन जरूर हो रहा होगा। दोनों जब जब होंगे साइमल्टेनियसली ही होंगे, इंडिपेंडेंटली हो ही नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कहीं एंटर भी जरूर करेंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो कहीं से लूज होकर भी जरूर आएंगे। तो अभी बताइए, रिडॉक्स का मतलब और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की यूनिवर्सल डेफिनेशंस आप लोगों को समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है? सर। ठीक, कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये तो समझ लिया, जब जब ऑक्सीडेशन होता है तब तब रिडक्शन होता है, जब जब रिडक्शन होता है तब तब ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन एक इक्वेशन हमारे सामने लिख दी जाए और हमसे कोई पूछ ले कि बताओ ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो क्या हम उसे हर बार देखकर पहचान के बता पाएंगे या नहीं बता? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2। मैंने एक इक्वेशन लिख दी आपके सामने रैंडमली, जो मेरे माइंड में आई, मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दी। आप में से कितने लोग इसे पहचान पा रहे हो कि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? व्हाटएवर, कंफर्मिटी के साथ। कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि पता नहीं चल रहा हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ लोगों को श्योरिटी के साथ पता चल रहा होगा। तो जिनको श्योरिटी के साथ कुछ भी पता चल रहा है, या तो हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसके बारे में श्योर हो वो बताओ। अंशुल, आपको क्या लगता है? सर दोनों हो ही रहे हैं, MnO2 का आपको लगता है दोनों हो रहे हैं? मैं और डिटेल नहीं पूछ रहा अंशुल,
जितना पूछना उतना बताओ। हो रहे हैं आपको लगता है दोनों? Yes, sir. आदित्य, सर दोनों हो रहे हैं। हाँ सर दोनों आदित्य शर्मा, ओके। आप में से 3 लोगों ने बोला कि हो रहे हैं श्योरिटी के साथ। किसको लगता है नहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे? किसी को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, या ये लगता है कि नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे? ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, या पता नहीं लग रहा होगा। अगर मन में ये कहीं आ भी रहा है कि हो तो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये श्योर हो कि हो रहा है। आमिश, आपका हैंड रेस क्यों, क्या बता रहे हो आप? इसमें हो रहा है। हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, चलिए ठीक है। डेफिनेटली इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और मैं आपको अगला स्टेप हमारा यही है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वेदर अ गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, पहले मैं कुछ सिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। अगर आपको पहचानना है ना, अगर आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि वेदर अ गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि अगर ऑक्सीडाइज हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या कितने गेन हुए, तो उसके लिए आपको एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। हेडिंग डालिए इस चैप्टर का, ये पहला टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation state is sometimes also known as oxidation number. इस चैप्टर में बहुत बार जगह जगह में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिक्टेट करवाऊंगा, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में OS लिख लिया करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम OS लिखें। मैंने एक बार आपको केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाते वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग आपके साथ डिस्कस करा था, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक पी ब्लॉक करवा रहा था। तो मैंने एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाया था, ऑल एल्कली मेटल एक्सिबिट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सिबिट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। तो उस वक्त मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग भी बताया था। याद है किसी को? कौन कौन, किस किस को पहले से मालूम है या मेरा बताया हुआ याद आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हैंड रेस, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना आप। गलत सही की चिंता मत करा करो, पार्टिसिपेशन करा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग कौन बता सकता है? सृजन? Yes, sir. Sir, it is a charge developed over an element when some of its electrons are either lost or gained or shared. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट 3 ही तरह से कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या गेन करेगा, या शेयर करेगा। दीज आर द ओनली 3 वेज। कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके पार्टिसिपेट करेगा, या गेन करेगा, या शेयर करेगा। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी करने से एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो क्या आता है? बताओ, शेयर करने से कोई चार्ज आता है? शेयर करने से भी आता है, बट इट डिपेंड्स कि किसके साथ शेयरिंग करी गई, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ। जैसे हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ शेयर करता है तो हमें पता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव है। तो हम बोलेंगे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और हाइड्रोजन की +1 है। ऑल्दो द चार्ज इज पार्शियल, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोलोगे -1 और हाइड्रोजन की बोलोगे +1। सही है? तो ये याद रखिएगा, लूज या गेन करने पे तो चार्ज आता ही है। जैसे NaCl में Na ने लूज करा है तो इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, इस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लूज और गेन करने पे तो चार्ज आता ही है, लेकिन जो एलिमेंट शेयर करते हैं ना, तो शेयरिंग में भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ, सिर्फ उस वक्त चार्ज नहीं आता जब कोई एलिमेंट खुद के साथ ही शेयरिंग करता है। अगर क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही शेयर कर रहा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना उधर जाएगा ना इधर, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन आपको याद आई, इट इज द चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एलिमेंट व्हेन सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर लॉस्ट, गेन्ड
or shared during chemical bonding. लिखे definition लिखे. It is the charge developed over an element. It is the charge developed over an element. Charge developed over an element when some of its electrons are either lost, gained, or shared. Lost, gained, or shared during chemical bonding. Lost, gained, or shared during chemical bonding. अब इसी के नीचे हेडिंग डालिए some common oxidation states. Some common oxidation states. देखिए यहां पे मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट्स लिखाऊंगा. पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं हम. उन 118 एलिमेंट्स में से वेरी फ्यू, बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है. मतलब वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करती है. हमें पता है कि जैसे सोडियम का कोई सा भी कंपाउंड उठा लो, NaCl, NaBr, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, कुछ भी, सोडियम हमेशा +1 ही मिलेगा. ऐसा नहीं है कि सोडियम कहीं पे +2 भी मिल जाएगा, कहीं पे +3 भी मिल जाएगा, कहीं पे 0 भी मिल जाएगा. सोडियम के हर कंपाउंड में सोडियम +1 ही मिलेगा. लेकिन आयरन कहीं +2 भी मिलेगा, कहीं +3 भी मिलेगा, फेरस भी मिलेगा, फेरिक भी मिलेगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं. जैसे कॉपर है, क्यूपरस भी होता है, क्यूपरिक भी होता है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरस भी होता है, मर्क्यूरिक भी होता है. तो बहुत सारे एलिमेंट है जो वेरिएबिलिटी शो करते हैं. लेकिन जो फिक्स्ड है वो हमें याद रखनी पड़ती है. जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है ना, वो आपको याद रखनी पड़ती है. तो मैं आपको 5 या 6 पॉइंट्स लिखा रहा हूं जिनमें कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता रहा हूं कि ये होती है, वो आपको याद रखनी है. और जिनकी वेरिएबल होती है उनके हम निकालना सीख जाएंगे. पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप ना निकाल पाओ. लेकिन आपको ये 5-6 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. तो सम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला पॉइंट लिखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट, OS लिख लीजिएगा. द ऑक्सीडेशन स्टेट of alkali metals, oxidation state of alkali metals is always +1. अब एल्कली मेटल्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, ग्रुप 1 के जो भी मेंबर्स हैं, इनका कोई भी कंपाउंड कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए, मान लीजिए मैं कोई आपसे पूछ ले K2Cr2O7, अब चाहे ये कंपाउंड आपने आज से पहली बार कभी सुना ना हो, देखा ना हो, लेकिन आप बिना देखे बस ये बता दो पोटेशियम इसमें +1 होगा. ठीक है, चाहे आपने कंपाउंड ही आज पहली बार देखा हो, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं. पोटेशियम हमेशा +1 ही होगा. समझे? सो ऑल एल्कली मेटल्स ऑलवेज एग्जिबिट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, all alkaline earth metals यानी कि ग्रुप 2 के मेंबर्स, all alkaline earth metals always exhibit the oxidation state of +2. Always exhibit the oxidation state of +2. देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ग्रुप 2 आपको याद रखना है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनका कोई भी कंपाउंड कहीं पे दिख जाए, समझ लीजिए +2. सही है. तीसरा पॉइंट लिखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन is +1 with non-metals and -1 with
मेटल्स। हाइड्रोजन दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो +1 होगा, और मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो तो -1 होगा। जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब मैं सोडियम के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको +1 होता है, तो फिर ये +1 थोड़ी ना हो सकता है। ओवरऑल कंपाउंड हैज टू बी न्यूट्रल, तो ये -1 होगा, तभी जाके ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनेगा सोडियम हाइड्राइड। तो मेटल्स के साथ हाइड्रोजन हमेशा -1। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि वाटर में हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे +1, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा +1 छोड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को आप देखते ही पहचान जाओगे, किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो तो +1, मेटल के साथ जुड़ा हो तो -1, ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है? यस सर। फोर्थ पॉइंट लिखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, the oxidation state of oxygen is mostly -2, but in peroxides it is -1. देखिए, होने को तो सुपर ऑक्साइड्स भी होती हैं, उनको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीजन की 99% ऑफ केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगी। 1% आप देखोगे कई बार परऑक्साइड्स आ जाते हैं। परऑक्साइड्स, अब धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे परऑक्साइड्स के। आज तक तो आपने सिर्फ यही सुना होगा शायद, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे परऑक्साइड्स होते हैं। तो अगर कोई परऑक्साइड है ना, तो उसमें ऑक्सीजन पे -1। अदरवाइज सब जगह, जैसे वाटर है, वाटर में कोई आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन पे क्या है, तो आप बोलोगे -2। MgO है, MgO में ऑक्सीजन क्या है, -2। ठीक है, तो H2SO4 है, H2SO4 में ऑक्सीजन क्या है, -2। तो मोस्टली तो ऑक्सीजन में -2 ही रहेगा। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे -1। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी हमारे सामने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो पर ऑक्साइड है या नहीं है। वो आपको सिखा दूंगा मैं, धीरे धीरे पता चलेगा। वो मैं अभी आपको पूरी लिस्ट नहीं बता सकता। जैसे जैसे कंपाउंड आपके सामने आएगा वैसे वैसे ही आपको बताया जाएगा कि ये पर ऑक्साइड है, आगे के लिए याद रखो। ठीक है, सो अभी तो आप H2O2 याद रखो। H2O2 सुना है आप लोगों ने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहीं पे आ जाए, उसमें ऑक्सीजन में -1 लीजिएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन पे ज्यादातर -2 ही रहने वाला है। सही है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस, the oxidation state of halogens is mostly -1. Oxidation state of halogens is mostly -1. ये भी मोस्टली है। कई बार आप देखेंगे +1, +3, +5 और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ सकती हैं, बट दैट वुड बी वेरी रेयर। कुछ और आएगी तो हम देखेंगे हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ज्यादातर तो -1 ही रहेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये 4 हैलोजेंस हैं। इन चारों पे ज्यादातर आपको -1 देना है। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट is always 0. Any element in its free state is always 0. फ्री स्टेट का मतलब है अगर कोई एलिमेंट अकेला बैठा है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं HCl में क्लोरीन क्या है, तो आप बोलोगे -1, लेकिन Cl2 इज अ फ्री एलिमेंट, ये अभी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन ही नहीं हुआ, तो नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो ये 0 है। फॉस्फोरस नेचर में P4 एग्जिस्ट करता है, तो ये 0 है। सल्फर नेचर में S8 एग्जिस्ट करता है, तो ये 0 है। जो एलिमेंट नेचर में जैसा एग्जिस्ट करता है और वो किसी अभी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ, फ्री है, तो हम बोलेंगे वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। जब तक किसी ने बॉन्ड ही नहीं बनाया,
कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी भी नहीं, जीरो रहेगा फ्री एलिमेंट। तो फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो बताइए ये सारे पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप देखो, मैंने मुश्किल से कितने एलिमेंट्स के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताए? एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसके बाद 3 एलिमेंट और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, दैट्स इट। बाकी तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो बाकी जिनके नहीं बताई उनका कैसे पता चलेगा? उनका इन्हीं के हेल्प से पता चलेगा जो मैंने बताया। मैं आपको बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर H2SO4 में कोई आपसे बोले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर तो नहीं लिखवाया मैंने आपको इन पॉइंट्स में, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो लिखवाए हैं। तो आप देखिए आप क्या करोगे, जो भी आपको नहीं मालूम ना, लेट दैट बी एक्स, उसे एक्स कंसीडर कर लिया। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर पे निकालनी है, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी एक्स। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है? ये दोनों नॉन मेटल हैं, तो हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1। तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा? +2। +2। ऑक्सीजन पे मोस्टली कितना होता है? -2। -2। तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -8। -8 इक्वल टू 0, बिकॉज द ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल। तो सबका चार्ज मिला के 0 ही बैठना चाहिए। तो सल्फर को x मान लिया, बाकी दोनों का हमने पॉइंट्स में लिखा हुआ था वहां से पता कर लिया, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x +6 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सल्फर +6। तो ऐसे किसी भी अननोन के निकाल लोगे आप x मान के, और जो उसके सराउंडिंग वाले हैं वो सब आपको इन्हीं पॉइंट्स में मिल जाएंगे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो बताइए समझ में आया कैसे निकाली जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं अब आपको एक तो ये नोट कर लूं, अब मैं आपको ऐसे ही 4-5 कंपाउंड बोर्ड पे लिख रहा हूं जिसमें एक एलिमेंट को अंडरलाइन करूंगा, आपको अंडरलाइन वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। मैंने लास्ट में NH4 पॉजिटिव लिखा है। इन पांचों कंपाउंड्स में अंडरलाइन वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए x कंसीडर करके। ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे कुछ भी आए, अजीब सी भी दिखे, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है। जब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो जाए तो मुझे बताइए। हैंड रेस कर दीजिएगा सारी होते ही।
एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, सब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं हुई क्या सबसे? ओके रचित, लक्ष्य, फिफ्थ में डाउट। आदित्य, सर फोर्थ पार्ट में डैश तरफ मिथाइल के ऊपर है। सी के ऊपर है, सी के नीचे, दोनों सी के नीचे। Okay, Ishita. What about others? Abhiraj, Ashna, Sonam. सर लास्ट वाला में डाउट है। Okay. Akhila. सर फोर्थ वाला पार्ट एक बार देख हूँ, बाकी हो गया। Okay. चलिए मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। सौम्या, KMnO4 में बताओ Mn की क्या आई? सौम्या। सर +7 +7। 7 ठीक है, देखिए करेंगे कैसे? Mn को x कंसीडर करा, पोटेशियम पे +1 होगा और 4 ऑक्सीजन पे -8, तो इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +7। किसी को डाउट तो नहीं है? सबका सही आया +7? यस Yes, sir. इज इट Yes, क्लियर टू sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है। Yes. आशना, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इस दूसरे कंपाउंड को, बताइए यहाँ पे क्रोमियम की क्या है? आशना। +6 +6 बिल्कुल सही है। किसी का +6 से अलग आ रहा है कुछ? किसी का भी मुझे बताइए। सर इसका 12 हो सकता है, +12। मैं आपको बताता हूँ कि 12 क्यों आया। आपका तो अलग है। +12 देखो, अगर 2 क्रोमियम है ना तो आपको 2x लेना था, आपने x ले लिया होगा, इसलिए गलत आ रहा है। 2 क्रोमियम है ना तो यू हैव टू टेक इट 2x। 2 पोटेशियम पे +2 और 7 ऑक्सीजन पे -14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6। पार्थ आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। Pb3O4 आपका तो गलत है, आपने छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। सही कर लिया? अच्छा, अभिराज आप बताइए Pb3O4 में Pb की। अभिराज। सर 8/3। अद्विका आप भी बताओ। अद्विका। नॉट कंफर्म। क्या आ रहा है आपका, बताओ। कुछ आ रहा है? सर आ तो रहा है बट लाइक मेरे को कोई बात नहीं, बताओ ना। शुभगा आप भी बताओ। सर -8/3। माइनस नहीं आ रहा होगा शुभगा, प्लस आ रहा होगा। 8/3 इज द करेक्ट आंसर। अभिराज ने भी सही बताया था। देखो 3x माइनस 3x लेंगे ना, 3 पीबी है, पीबी अंडरलाइन करना भूल गया था शायद। 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8/3। आ रहा है कि नहीं आ रहा बाकी सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, सर देखो एक बार CH3 बताना। देखिए एक बार फिर से सुनिए। 3 पीबी है तो हमने पीबी पे चार्ज निकालना है, तो हमने एक पीबी को x मान लिया, तो 3 पीबी हो गए 3x। ऑक्सीजन पे मोस्टली -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 हो गया, तो 3x - 8 इक्वल टू 0 बिकॉज द होल कंपाउंड इज न्यूट्रल। तो 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/3। क्लियर है? सर यस सर। ओके, अब देखो CH3COOH में मैंने दोनों C अंडरलाइन करे हुए, तो दोनों C को हम 2x ले लेते हैं कलेक्टिवली। 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है इसमें टोटल, एक हाइड्रोजन पे +1 लेते हो तो 4 हाइड्रोजन पे +4। 2 ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन पे मोस्टली -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू भी 0 ही आया था सही या गलत हो गया था? सर सही आया। ठीक है। अक्षिता अग्रवाल, नाइट्रोजन पे बताइए अमोनिया में क्या आया? -3। किसी का कुछ और आया है? चेतना आपका क्या आया? सर +4। और किस किस का +4 आया है? सर 3 आ रहा है। +3 आया है। सर 3 आ रहा है। -3 आंसर आ रहा है। +3 देखो -3 देखो मैं सर आपको -3 बताता हूँ इसमें क्या करना है। ऊपर वाले सारे कंपाउंड ना न्यूट्रल थे, तो उसमें हमने सबका चार्ज ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिया था। लेकिन अगर आपको किसी कंपाउंड में कोई चार्ज दे रखा है, तो आपको सबका ऐड करके इक्वल टू दैट चार्ज करना है, इक्वल टू 0 नहीं करना है। इसमें नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, 4 हाइड्रोजन पे +4 इक्वल टू +1, क्योंकि ऊपर प्लस है तो इसे इक्वल टू +1 करेंगे। अगर ये न्यूट्रल होता तो हम इक्वल टू 0 करते, अगर ये -2 लिखा होता तो इक्वल टू -2 कर देते। व्हाटएवर द नेट चार्ज इज गिवन ओवर द होल मॉलिक्यूल, वही इक्वेट करना है आपने। तो यहाँ पे अभी प्लस दे रखा था, तो आपको इक्वल टू +1 करना है, तो उस हिसाब से x इज इक्वल टू -3 आ जाए। बताओ सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आई, या सबको आ गई? वो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बस जो मैंने लिखवाए हैं उनकी हेल्प से बाकी सब निकाल लोगे। बताइए अगर आपको आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. कमिंग बैक टू द सेम इक्वेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, और आपसे पूछा था कि आप इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आते हैं कि कैसे करते हैं उस चीज को। MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2। ये इक्वेशन मैंने थोड़ी पहले बोर्ड पे लिखी थी, और आप में से काफी लोग कंफ्यूज थे इस चीज को लेके कि पता नहीं चल रहा क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो भी रहा है। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है और यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर दैट स्पीशीज सम स्पीशीज इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और नॉट, तो आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके ऊपर लिखते हैं। जिसके आपको पहले से मालूम है उसकी निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दो। जैसे ऑक्सीजन मालूम है -2 होता है, लिख दो ऊपर -2। Mn को +x मान के निकाल लो। जितने भी एलिमेंट आपको दिखने हैं पूरी इक्वेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके ऊपर लिखते रहो। देखो पहले मैं कर रहा हूं, आप मत करिएगा। मुझे बताइए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, कितना लिखेंगे हम इसके ऊपर? -2। तो ये आपको एक ही की लिखनी है। अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिया तो आपको पर एटम लिखनी है, चारों का मिला के मत लिख देना। तो -2 लिखनी है, -4 नहीं लिखनी आपको, पर एटम। देखो जब आप इसकी निकालोगे ना, तो आप दोनों ऑक्सीजन को कंसीडर करते हुए निकालो। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलने को बोल रहा हूं, तो वो तो एक की ही लिखनी है, दोनों की नहीं लिखनी। सही है? तो ये -2 Mn को निकालेंगे x मान के, वो निकालो क्या आएगा, ऐसी ओरली कैलकुलेट करो। +4. 2 नहीं आएगा प्रिया, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। देखो प्रिया, प्रिया देख लो, x 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन में -2 के हिसाब से -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर है प्रिया? यस सर। जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो एक ही ऑक्सीजन की लिखोगे, लेकिन जब दूसरे की निकालोगे तो दोनों ऑक्सीजन का चार्ज कंसीडर करते हुए ही निकालोगे ना। HCl में हमें मालूम है हाइड्रोजन पे +1 होता है, Cl पे -1 हो जाएगा, ये हमें पहले से मालूम है। MnCl2 में Cl2 हमें पहले से मालूम है, क्लोरीन इज मोस्टली -1, तो Mn क्या आएगा, निकालो x मान के। -2. दोनों माइनस कैसे हो सकते हैं जब ये माइनस होगा ना। ठीक है, ये मैं आप पूछूंगा अपने आप। अलीशा आप बताइए इस पे क्या आएगा? -1. मुझे लग रहा था। और कौन कौन -1 बोलेगा? दिस इज द फ्री एलिमेंट। फ्री एलिमेंट पे चार्ज हमेशा 0 होता है। फ्री एलिमेंट है, अगर ये क्लोरीन किसी के साथ कंबाइन होता तो -1 लेते, फ्री एलिमेंट पे 0 लेते। हाइड्रोजन पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कोई और भी इक्वेशन देता हूं, सब लोग बताइए क्या आप हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये देखिए कि फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट
क्या कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज अंडरगो कर रहा है? देखिए जैसे Mn यहाँ पे +4 था, लेकिन यहाँ पे +2 नजर आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो लॉस या गेन करा है इसने इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, Mn +4 से +2 खुशी रस्तोगी, कैन यू टेल मी Mn ने इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन? लूज सर। खुशी, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन लूज करे Mn ने या गेन, या कुछ नहीं करा? Sir, gain. गेन करें। पार्थ आपको लूज क्यों लग रहा था? सर वो मैंने गलत पढ़ लिया, +4 का माइनस। पार्थ +4 वाला यस अगर 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा तो +6 बन जाएगा। इसने लूज नहीं करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चीज जब नेगेटिव को गेन करेगी तो उसका पॉजिटिव कम ही होगा ना, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज रिडक्शन। अब ये तो कंफर्म है कि अगर रिडक्शन मिल गया तो ऑक्सीडेशन भी जरूर हो रहा होगा। ठीक है, ढूंढिए किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Sir, chlorine. कौन ढूंढ के बताएगा? क्लोरीन। रणवीर आप बताओ। No idea, sir. तेजल, स्वास्तिका, यशस्वी, किसी चीज का ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तेजल, स्वास्तिका, यशस्वी। तीनों नहीं है क्या क्लास में? नहीं सर, मैं वो कर रही हूँ। स्वास्तिका और यशस्वी। Yes, sir. हाँ, जब मैंने बोला क्लास में नहीं है तब आप बोल रहे हो। बताइए क्या है कि कुछ पता चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्वास्तिका, यशस्वी, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। श्रेया सिंह। Yes, sir. बताइए कुछ पता चल रहा है? Sir, chlorine. Sir, -1 से 0. देखिए -1 है यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे ये वाला क्लोरीन 0 पहुंच गया, बिल्कुल सही बताया आपने। तो -1 से 0, दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। कोई डाउट है क्लोरीन को लेके किसी के माइंड में? No, sir. देखो 4 क्लोरीन है, 4 में से 2 नहीं हुए ऑक्सीडाइज, लेकिन 2 तो हुआ तो अल्टीमेटली क्लोरीन का ही ना ऑक्सीडेशन। हम ये थोड़ा ना कह रहे सबका हो गया। ये देखिए 4 क्लोरीन थे, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2, तो इन दोनों का नहीं हुआ। ये यहाँ पे भी -1 थे, यहाँ पे -1 थे, लेकिन 2 का तो हुआ। हमने तो एरो यहाँ से यहाँ वाले क्लोरीन पे बनाया ना, इस वाले पे बनाया भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये वाला क्लोरीन क्यों नहीं देखा। अरे आप इसे देख लो, लेकिन ये नहीं हो रहा तो हम इसे देख के क्या करेंगे? जो हो रहा है हमें तो वो देखना है ना, चेंज कहाँ पे आ रहा है। ये -1 थे, चारों के चारों क्लोरीन, लेकिन इन 4 में से कम 2 ने तो ऑक्सीडेशन अंडरगो करा। सही है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई हो गया ना, पता चल गया दिस इज रेडॉक्स इक्वेशन। तो आपको कोई भी इक्वेशन आप दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वेदर दैट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, तो आप हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखो, और अगर आपका कंक्लूजन आए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है किसी का, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। और अगर किसी की डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो समझ लीजिए उसका हो रहा है रिडक्शन। +4 से +2, दैट वाज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। और अगर किसी का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको कोई सा भी रिएक्शन में दे दूं, आप उसे देख के बता सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अब आपको खुद बताना है मुझे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सपोज कीजिए HCl plus NaOH gives NaCl
प्लस H2O। इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करिए whether this equation is a redox equation or not। हैंड रेस करिएगा, रैंडमली आंसर कोई मत दीजिएगा। पता चला? सब लोग हैंड रेस करिए, एवरीबॉडी। मैं देखना चाहता हूं किस किस को आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। जिसको पता चलता जाए हैंड रेस करते चलिए। आस्था, चेतना, दीक्षा, हिमांशु, ईशिका, आमेश, सब लोग मुझे कोई ना कोई आंसर देंगे। जिज्ञासा, खुशी, लक्ष्य, माही, प्रीतम, रितिका, श्रेया। हाँ जी, हाइड्रोजन तो -1 ही होता है। नहीं, NaOH में +1 होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। Na है लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ है। NaOH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो ये OH पे हाइड्रोजन +1 होगा। बाकी लोगों के जिनके हैंड रेज नहीं हुए वो क्यों, क्या किस प्रॉब्लम में है? सार्थक, सागर, रोहित, रिजू, कोई डाउट है तो बताइए ना। शुभगा, Sir, I am doing. ओके। स्वास्तिका, अनुरिमा, चलिए लेट मी आस्क समबडी। रणवीर, आप बताइए क्या ये रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं? रणवीर, आपने हैंड रेज करा है तभी तो पूछ रहा हूं। सॉरी सर, मैं वो था नहीं यहाँ पे अभी। तो आंसर बताइए ना। सो मुझे रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं? सर पता नहीं है सर। तो आपने हैंड रेज करा था ना? हाँ सर, वो यही डाउट के लिए करा था। हाँ सर, कि ये होगा कि नहीं सर, इसलिए। यहाँ पे डाउट वालों ने भी हैंड रेज कर रखा है क्या? जय, आप बताइए, इज इट अ रेडॉक्स इक्वेशन और नॉट? नो सर। नहीं। यशस्वी, Yes sir, नहीं है redox reaction. अनुरिमा, Sir, it is not a redox reaction. क्या सब लोगों का आंसर यही है कि इट इज नॉट अ रेडॉक्स इक्वेशन? यस सर। Yes sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आगे पूछना ही नहीं है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। दिस इज नॉट अ रेडॉक्स इक्वेशन, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एक कैटेगरी ही अलग होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन इज अ डिफरेंट कैटेगरी एंटायरली। रेडॉक्स इज अ सेपरेट कैटेगरी। यहाँ पे क्लोरीन पे यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, सोडियम पे यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा। तो आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज ही नहीं होगा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट की तरफ आ रही होंगी वो प्रोडक्ट की तरफ आ रही होगी, तो ना कोई लॉस ना कोई गेन, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है। सो आई होप आज की क्लास में आप चीजों को आइडेंटिफाई करना तो सीख ही गए कि कैसे पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रही है, कौन सी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मीनिंग भी सीख गए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कैलकुलेट करनी आ गई। यहां तक आ गया सबको?
So now you are well prepared to understand the balancing of redox equation. अब आप prepared हो गए हो कि अब आपको balancing सिखाई जाए, तो हम balancing अपनी next class में continue करेंगे. आज आप लोग इतना ही करेंगे. Have a good day everybody. सर एक डाउट कोई था कुछ सर. पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए. सर हमेशा सर ऑक्सीडेशन स्टेट सर सही आंसर नहीं देती है सर. जैसे कि सर HNO4 के अंदर में अगर N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया तो HNO4 कुछ होता ही नहीं है, तो सही आंसर आएगा कहां से? HNO3 होता है. ओके. HNO4 कुछ होता ही नहीं क्योंकि है सर ना. ऑक्सीजन की सर HNO3 कभी कभार nitrogen. सर -2 जाती है, -1 जाती है, +1 और -1/2 भी जाती कभी है. कभार नहीं, सिर्फ तब जाएगी ऑक्सीजन की -1 जब परऑक्साइड होगा, अदरवाइज नहीं. ओके. ठीक है, करवाऊंगा, सारे वेरिएशंस आएंगे, अभी बहुत कुछ सीखोगे. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड, हैव अ गुड डे एवरीवन.